नमस्कार दोस्तों, जीएस विजन आईएएस अकेडमी के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह आज का हमारा टॉपिक होगा भूगोल विषय में भारतीय मानसून को लेकर के। वैसे तो आजकल वर्षा ऋतु का समय है जो चल ही रहा है और लगभग 15 सितंबर तक औसतन अगर हम मान के चलें तो ये मानसूनी वर्षा समाप्त हो जाती है। तो बस आज का यही टॉपिक हम भारतीय मानसून की जो क्रियाविधि है, यानी कि ये कैसे आता है, कब से कब तक चलता है, और इससे जुड़े जो हमारे पास दो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को हम सरल और स्पष्ट भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी इसमें देख लेते हैं कि भारत की जो अवस्थिति है विश्व में वो कहां पर है। तो ये देखिए, विश्व है, इसके मध्य भाग में विषुवत रेखा, 23.5 नॉर्थ अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है। इसके अलावा ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और ये 90 डिग्री साउथ पोल है। और भारत की जो लोकेशन है वो विषुवत रेखा के ठीक उत्तर में है और इसके मध्य भाग से आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जो कर्क रेखा है, इसके लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। पहली बात यह है कि जो मानसून शब्द की अगर हम बात करें तो ये मानसून एक अरबी शब्द है और इस मानसून की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूं तो वो विशेषता है पवनों का व्युत्क्रमण। पवनों का व्युत्क्रमण, पवनों से मतलब मानसूनी पवनों से है, और व्युत्क्रमण शब्द का अर्थ हुआ कि जो मानसूनी पवने हैं वो अलग अलग मौसमों में, खासकर जो ग्रीष्म और शीत ऋतु है, उन दोनों ही मौसमों में इन मानसूनी पवनों की जो दिशा है वो दिशा परिवर्तित हो जाती है। उसी को हम व्युत्क्रमण कहते हैं। तो अब हम मानसून का मैकेनिज्म समझेंगे और हम शुरुआत करेंगे कि मानसून की उत्पत्ति को लेकर अब तक कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं और उन सिद्धांतों में मानसून को कौन कौन से कारक, यानी कि जो फैक्टर्स हैं, वो प्रभावित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मानसून की उत्पत्ति को लेकर के जो पहला सिद्धांत है, पारंपरिक सिद्धांत, या इसी को हम तापीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और ये तापीय सिद्धांत मानसून की उत्पत्ति को केवल और केवल तापमान से जोड़ता है। और हमें पता है कि तापमान का वायुदाब से रिवर्स प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, यानी कि ताप बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा और ताप घटेगा तो वायुदाब बढ़ता है। तो ये रिलेशन है ताप और वायुदाब के बीच में। तो ये जो तापीय सिद्धांत, जो पारंपरिक सिद्धांत है, वो केवल मानसून की उत्पत्ति को ताप से जोड़ता है और ताप के हिसाब से फिर क्या है, वायुदाब है। कैसे?
ये सिद्धांत कहता है कि जब ग्रीष्म ऋतु का समय होता है, ठीक, अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें जहां पर भारत भी स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में मार्च के बाद ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि मार्च के बाद जो सूर्य की जो किरणें हैं, या हम कहें सूर्य का धीरे धीरे क्या होता है, कर्क रेखा की ओर उत्तरायण होने लगता है। यानी कि मार्च का जो विषुव का समय है, इक्विनॉक्स का समय है, उस समय की अगर हम बात करें तो इस समय जो है सूर्य विषुवत रेखा पर है। अप्रैल, मई और जून, लगभग 21 जून, जो कि विश्व योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो इस मार्च, अप्रैल, मई और जून लगभग 3 माह का समय है इनके बीच में। तो लगभग 21 जून को सूर्य एकदम जो है कर्क रेखा पर क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जब सूर्य का उत्तरायण हुआ मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून तक, तो भारतीय उपमहाद्वीप का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, स्थलीय भाग का तापमान। और जब यहां पर तापमान बढ़ने लगता है तो यहां पर वायुदाब जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ प्रेशर, निम्न वायुदाब। इसी समय इस स्थलीय भूभाग के विपरीत जो हिंद महासागरीय जो जलीय क्षेत्र है, जिसमें अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, यहां का टेम्परेचर अपेक्षाकृत स्थल की अपेक्षा कम रहता है और तापमान कम होने से यहां पर हाई प्रेशर या उच्च वायुदाब क्रिएट होता है। ठीक, तो ग्रीष्म ऋतु में हुआ क्या, इस तापीय सिद्धांत के अनुसार कि सूर्य के उत्तरायण के साथ स्थलीय भाग का तापमान बढ़ने से निम्न वायुदाब विकसित हुआ, और इसके विपरीत समय यही है, स्थलीय सतह की अपेक्षा जो जलीय सतह है यहां का तापमान कम होने से हाई प्रेशर विकसित होता है। अब पवनों की उत्पत्ति का कारण क्या है, दाब में अंतर, जिसको हम वायुदाब प्रवणता कह सकते हैं। ठीक, और उसी वायुदाब में अंतर के कारण जो है पवनों की उत्पत्ति होती है, और पवनों की दिशा हमेशा क्या होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु के समय क्या होगा कि जो मानसूनी पवने हैं, जो विंड्स हैं, वो इस सागरीय क्षेत्र से, इस हाई प्रेशर से कहां की ओर जाएगी, इस लो प्रेशर की ओर क्या होंगी, एक प्रकार से आकर्षित होंगी। ठीक, इस तरीके से आकर्षित होंगी, इनका डायरेक्शन ये रहेगा। ठीक, और जब ये पवने ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि इन पवनों का तापमान ज्यादा होता है, ठीक, क्योंकि इनकी ऑरिजिन या ये आती कहां से है, समुद्री क्षेत्र से, जाती कहां की ओर है, स्थलीय क्षेत्र की ओर जाती है। तो ताप अधिक होने के कारण ये पवनें क्या करती है, पर्याप्त मात्रा में जो है जलवाष्प ग्रहण करती है। ठीक, और जैसे ही स्थलीय भाग में प्रवेश करती है तो जहां कहीं इसको अवरोध मिलता है वहां पर इन गर्म और आर्द्र हवाओं का तेजी से आरोहण होता है, और ये उस क्षेत्र में क्या करेगी, वर्षण प्रारंभ कर देगी। इसी को हम सामान्य तौर पर मानसूनी वर्षा कहते हैं। इसके ठीक विपरीत क्या होगा, शीत ऋतु में। शीत ऋतु में सूर्य का दक्षिणायन होता है, यानी कि सूर्य जो है अब विषुवत रेखा से मकर रेखा की ओर जाना प्रारंभ होता है। यानी कि इसकी दूरी भारतीय उपमहाद्वीप से या उत्तरी गोलार्ध से क्या है, सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही है, उनका एंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जाता है, वो तिरछी पड़ना प्रारंभ हो जाती है, जिससे शीत ऋतु का समय आता है। और शीत ऋतु के समय स्थिति विपरीत हो जाती है और भारतीय उपमहाद्वीप का तापमान अब घटने से यहां पर हाई प्रेशर बनने लगता है, और इसके विपरीत जो हिंद महासागरीय जलीय क्षेत्र है यहां का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होने से लो प्रेशर बनता है। अब यहां हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर, ऐसी कंडीशन में अब जो पवने हैं, जो मानसूनी पवने हैं, उनकी दिशा क्या होगी, स्थल से सागर की ओर होती है। क्योंकि ये स्थल से आती है, इनको आर्द्रता या जलवाष्प नहीं मिलता है, इसलिए इस समय का मौसम क्या होता है, एक प्रकार से शुष्क रहता है। ठीक, तो भारत में ग्रीष्म काल आर्द्र है और शीतकाल क्या है, शुष्क है। ठीक, तो ये सिंपल सा जो फिनोमिना है
इसी को हम तापीय सिद्धांत कहते हैं, जो मानसून की उत्पत्ति को लेकर के बहुत पुराना सिद्धांत है। केवल ये ताप और दाब के जो उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो मेल मिलाप है, तो ताप से दाब और दाब से पवनों की उत्पत्ति, उसकी दिशा का क्या होता है, इस सिद्धांत के द्वारा निर्धारण होता है। लेकिन नवीनतम सिद्धांत कहता है कि तापमान एक मुख्य कारक है, तापमान एक मुख्य कारक जरूर है, ये तापमान को जोड़ेगा साथ ही साथ। लेकिन इस ताप के अलावा अगर हम बात करें तो ये नवीनतम सिद्धांत, जो आधुनिक सिद्धांत है, वो इन कारकों को भी, जो आपके सामने लिखे गए हैं, जिनमें ITCZ है, इसका खिसकाव है, जिससे मानसून द्रोणी भी खिसकती है, इसके अलावा पश्चिमी जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा पूर्वी जेट स्ट्रीम जो कि तिब्बत के पठार पर उत्पन्न होती है, और इसके अलावा एल नीनो और एक लानिनो जो जलधाराएं हैं, ये कारण भी क्या करते हैं, ताप के अलावा भारतीय मानसून को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। ठीक, तो अब हम ताप के अलावा, ताप तो एक महत्वपूर्ण कारण रहेगा ही भारतीय मानसून की उत्पत्ति को लेकर के, लेकिन ITCZ, जेट स्ट्रीम, एल नीनो, इनकी क्या भूमिका भारतीय मानसून को लेकर के है, यानी कि ये भारतीय मानसून को मजबूत करता है या भारतीय मानसून को कमजोर करता है, इनका जो भी संबंध है, अब हम उस कॉन्सेप्ट में आएंगे। ठीक है, अब इस नवीनतम सिद्धांत को प्रारंभ करने से पहले हम भारतीय जो जलवायु है पूरे वर्ष भर की, इस भारतीय जलवायु को थोड़ा सा एक काल क्रम के हिसाब से रखेंगे। और वो काल क्रम क्या है, जो हमारे पास एक साल है, पूरा 12 माह है, तो उसको हम 3-3 माह में क्या कर देंगे, विभक्त कर देंगे। यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और जून, मार्च से जून तक का समय कौन सा है, जून के बाद सूर्य का दक्षिणायन प्रारंभ हुआ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में सूर्य फिर से विषुवत रेखा पर आ गया। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सूर्य फिर से मकर रेखा पर आ जाता है, और दिसंबर के बाद फिर से हम जाएंगे जनवरी, फरवरी और मार्च में सूर्य फिर से कहां पे आ गया, विषुवत रेखा पर आ गया। ठीक है, तो ये 3-3 महीने का जो समय है पूरे भारतीय जलवायु के हिसाब से वर्ष भर का, तो उसको हम समझते हैं किन किन महीनों में भारत में कौन कौन सा वेदर या मौसम पाया जाता है, और उसी में से एक स्टेप हमारे पास क्या होगा, मानसून का समय भी होगा, वर्षण ऋतु का भी समय होगा। तो देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर हम बात करें 15 मार्च से 15 सितंबर की, या 15 जून की, 3-3 माह करके हमने इसको लेना है। 15 जून के बाद 15 सितंबर, 15 सितंबर के बाद 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर के बाद फिर से हम आगे वहीं पे 15 मार्च में, पूरा एक साल चक्रव्यूह। 15 मार्च से 15 जून के बीच का जो समय है, क्योंकि इस समय सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, सूर्य विषुवत रेखा से भारतीय उपमहाद्वीप की कर्क रेखा की ओर आ रहा है, तो इस समय धीरे धीरे तापमान बढ़ता है, लेकिन अभी वर्षण प्रारंभ नहीं होता है, तो इसलिए ये समय होगा एक प्रकार से आपका क्या, शुष्क ग्रीष्म ऋतु का। शुष्क ग्रीष्म ऋतु इसको माना जाएगा। इसके बाद 15 जून से 15 सितंबर, यानी कि सूर्य फिर से कर्क रेखा से अब विषुवत रेखा की ओर आना प्रारंभ हुआ, और यही हमारा जो समय है, यह है भारत में मानसून का समय। ठीक, और इसी मानसून के समय को हम क्या कहते हैं, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, या इसी को हम वर्षण ऋतु या मानसूनी ऋतु के रूप में जानते हैं, जिसको हमने पढ़ना है। तो 15 मार्च से 15 जून शुष्क ग्रीष्मकाल,
15 जून से 15 सितंबर आर्द्र ग्रीष्म काल। फिर 15 सितंबर के बाद क्योंकि सूर्य का विषुवत रेखा से दक्षिणायन होगा, सूर्य मकर रेखा की ओर जाना प्रारंभ करेगा, तो ये जो समय है, इस समय एक प्रकार से भी कह सकते हैं कि मानसून का लौटना क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। और जो बंगाल की खाड़ी है, यहां पर हमें इसी दौरान कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो उष्ण कटिबंध चक्रवात है, ठीक, उनकी उत्पत्ति भी देखने को मिल जाती है। और अंतिम जो समय है वो 15 दिसंबर से फिर 15 मार्च का समय है, जहां से हमने प्रारंभ किया वहीं पर हम आ जाएंगे। अब जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मकर रेखा से फिर सूर्य कहां पे आ रहा है, विषुवत रेखा की ओर दोबारा आता है। और यह समय भारत में कहलाता है क्या, शीत ऋतु का समय। ये विंटर सीजन भारत का है। और इसी शीत ऋतु में भारत का जो मौसम है वो शुष्क रहता है, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए व्यापक तौर पर, तो यहां पर ग्रीष्म काल आर्द्र है, शीतकाल यहां पर क्या है, शुष्क है। लेकिन शीत ऋतु में भी हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये जो रीजन है, यहां पर शीतकालीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वर्षा होती है। और कहीं ना कहीं जो आपका कोरमंडल का जो तट है, तमिलनाडु और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश इसमें पड़ता है, यहां पर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसूनी वर्षा यहां पर होती है। और बाकी भारत का जो बड़ा क्षेत्र है वो यहां पे शुष्क रहता है। तो दोस्तों, हम भारतीय जलवायु को इन्हीं 4 स्टेप्स में पढ़ेंगे, समय के हिसाब से पढ़ेंगे, और प्रत्येक 3-3 माह में क्या क्या जो गतिविधियां हैं, जो हमारे फैक्टर्स हैं नवीनतम सिद्धांत में, उनमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, उनको समझने का हम क्या करेंगे, इसमें प्रयास करेंगे। ठीक है। अब मैं इनको 2 पार्ट में लूंगा। आज पार्ट 1 में हम 15 मार्च से 15 जून और 15 जून से 15 सितंबर तक चलेंगे, जिसमें शुष्क ग्रीष्म काल और आर्द्र ग्रीष्म काल यानी कि मानसूनी ऋतु पर चर्चा होगी। और इसके बाद जो पार्ट 2 बनेगा, उसमें हम 15 सितंबर से 15 दिसंबर और फिर 15 दिसंबर से 15 मार्च तक के समय को लेंगे। और साथ ही साथ उसी वाले पार्ट में हम एल नीनो को भी क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे कि एल नीनो भारतीय मानसून को मजबूत करता है या कमजोर करता है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। अब दोस्तों, आपको एक जानकारी होगी ही कि भारत में जो मानसून है उसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून इसे कहा जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो शीत ऋतु में कोरमंडल का जो तट है, यहां पर ये नॉर्थ ईस्ट मानसून इसे कहा जाता है। ठीक, तो ये साउथ वेस्ट मानसून ग्रीष्मकाल का है, लगभग संपूर्ण भारत में इस दौरान वर्षा होती है। और जो शीतकालीन मानसून है, केवल जिसका संबंध कोरमंडल के तट से है, इसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, साउथ वेस्ट नाम क्यों पड़ा और ये नॉर्थ ईस्ट नाम क्यों? तो देखिए, अगर हमें दिशाओं का ज्ञान है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो दिशाओं की अगर हम बात करें, तो अगर कोई ये हवा इस डायरेक्शन में चल रही है या कोई हवा इस डायरेक्शन में चलती है या फिर कोई हवा इस दिशा में चलती है, तो ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो नामकरण हुआ उनकी दिशाओं के हिसाब से हुआ है। और उन दिशाओं में भी जो उसका ओरिजिन पॉइंट है, जो उसका उत्पत्ति स्रोत है, वहीं से उस पवन का क्या होगा, नाम बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए, अगर हम इस पवन की बात करें, इस पवन को हम नॉर्थ ईस्ट पवन कहेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्रोत ये जा कहां रहा है उससे मतलब नहीं है,
जा तो ये कहाँ रहा है, साउथ वेस्ट की ओर, लेकिन जो इसका ओरिजिन है, जहां से ये उत्पत्ति इसकी हो रही है, वहीं से इसका क्या होगा, नाम पड़ेगा। इसीलिए कोरोमंडल के तट पर जो हम शीतकालीन मानसून बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहेंगे। और जो ग्रीष्म काल का जो हमारा मानसून है, जो कि जून से लगभग आपका सितंबर मिड तक चलता है, उसको हम साउथ वेस्ट क्यों कह रहे हैं, इसको हम साउथ वेस्ट नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसकी जो ओरिजिन है ये है, ठीक, और यहां से जहां से वो उत्पत्ति उसकी होती है, ठीक, वहां से उसका क्या होगा, नामांतरण होगा, इसलिए इसको हमने क्या कहा, साउथ वेस्ट मानसूनी हवाएं। तो इसलिए ये साउथ वेस्ट मानसून है ग्रीष्म काल का, और ये हो गया शीतकाल का कोरमंडल के तट का संबंध नॉर्थ ईस्ट मानसून से। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट उत्पत्ति स्रोत का जो कॉन्सेप्ट है वहां उसी के अनुसार क्या होगा, इनका नाम पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न हमारे ऑब्जेक्टिव जो प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक, उसमें आ जाता है कि भारत में मानसून साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक, या शीतकाल में कौन सा मानसून है कोरमंडल के तट में। ठीक है, तो इनको इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक, इसी चित्र के हिसाब से समझेंगे तो हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। अब हम दोस्तों सबसे पहले समय शुरू करते हैं 15 मार्च से 15 जून तक की स्थिति क्या है। तो 15 मार्च से 15 जून, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, ये भारत में ग्रीष्म काल का समय है, ड्राई समर है, शुष्क ग्रीष्म काल यहां पे है, क्योंकि मार्च में सूर्य विषुवत रेखा पर था, अप्रैल, मई और जून तक, लगभग 21 जून तक सूर्य आपका कर्क रेखा पर लंबवत हो जाएगा। तो इस मार्च, अप्रैल, मई और जून, लगभग जो 3 माह का जो समय है शुष्क ग्रीष्म काल का, यहां पर कैसे कैसे स्थितियां बदलती हैं। तो देखिए, मार्च के बाद जब सूर्य का उत्तरायण हुआ, सूर्य कर्क रेखा की ओर आया, और भारत की जो लोकेशन है वो लगभग कर्क रेखा के बीचों बीच है, उत्तरी गोलार्ध में। तो जब मार्च के बाद सूर्य का उत्तरायण होता है तो धीरे 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 भारतीय उपमहाद्वीप का जो स्तरीय भाग है, इस भारतीय उपमहाद्वीप का तापमान बढ़ने लगता है। जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे यहां पर तापमान बढ़ने से ये जो भूभाग है, यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, निम्न वायुदाब बनेगा, और इसके विपरीत जो समुद्री क्षेत्र है, ठीक, वहां पर अपेक्षाकृत ताप कम होने से इन क्षेत्रों में क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, यहां पे हाई प्रेशर बन जाता है। अब यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब समय एक ही है, मार्च से जून तक का समय है, अक्षांश भी लगभग एक ही मान लीजिए, स्थल और समुद्र का अक्षांश एक ही अक्षांश पे है, तो फिर क्यों स्तरीय भाग का तापमान अधिक हो रहा है और उसी समय क्यों समुद्री भाग का तापमान कम हो रहा है? तो इसका कारण यह है कि स्थल की अपेक्षा जो समुद्री क्षेत्र होता है, जो जलीय क्षेत्र होता है, एक तो इसकी पारदर्शिता अधिक है, ट्रांसपेरेंसी, दूसरा इसका एल्बिडो अधिक है, ये रिफ्लेक्ट परावर्तन ज्यादा करता है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जलीय क्षेत्र की जो विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट, वो क्या होती है, स्थलीय सतह की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो ग्रीष्म काल में स्थलीय सतह का तापमान बढ़ता है, उसकी तुलना में इसी समय जलीय सतह का तापमान कम रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह हुआ कि जलीय सतह का स्तरीय सतह की अपेक्षा पारदर्शिता भी अधिक है, एल्बिडो भी अधिक है, और जलीय सतह की जो है स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा भी क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए स्थल की अपेक्षा जो जलीय क्षेत्र है वो देर से क्या होंगे, गर्म होंगे, और देर से क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो 15 मार्च से हम बात कर रहे हैं 15 जून तक का समय,
ग्रीष्मकाल, शुष्क ग्रीष्मकाल। इस समय जब सूर्य का उत्तरायण हुआ, सूर्य जब विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर जाना प्रारंभ होता है, तो धीरे धीरे स्त्री भाग का तापमान बढ़, यहां पर अभी धीरे धीरे लो प्रेशर भी बन रहा है और समुद्री क्षेत्र में तापमान कम होने से यहां पर भी धीरे धीरे उच्च वायुदाब की दशाएं विकसित हो रही हैं। इसके अलावा जब सूर्य का उत्तरायण हुआ, तो इस सूर्य के उत्तरायण के साथ जब तापमान बढ़ा, तो इस मार्च से जून के बीच हम ये देखते हैं कि तापमान लगातार बढ़ने से भारत या उपमहाद्वीप या ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर गर्म शुष्क हवाएं चलना प्रारंभ होती है। और इन्हीं गर्म शुष्क हवाओं को हम विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे उत्तर के मैदान में इन हवाओं को हम लू कहते हैं। ऐसा ही इन हवाओं को कहीं काल वैसाखी कहा जाता है और कहीं उड़ीसा की बात करें तो वहां पर इनको नार्वेस्टर कहा जाता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि इन हवाओं का तापमान जब बहुत बढ़ता है तो इन गर्म हवाओं का फिर तेजी से क्या होता है, आरोहण होता है, ये सतह से ऊपर जाती है। क्योंकि तापमान बढ़ेगा, वायु हल्की होंगी, हल्कियों की वो जब फैलेंगी तो ऊपर की ओर जाएंगी, यानी कि हवाओं का आरोहण जब होगा, और अगर उनके पास थोड़ा बहुत जलवाष्प या आर्द्रता है उन हवाओं में, तो विद्युत गर्जन के साथ क्या करती है, वो कम समय के लिए तीव्र वर्षा प्रारंभ कर देती है। ये कुछ इलाकों में कभी कभी ऐसा हो सकता है। ठीक, लेकिन जो ये वर्षाएं होती हैं जिनको कि हम केरल में आम्र वर्षा कहते हैं, कर्नाटक में उसी को हम चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा के नाम से जानते हैं, और इसी प्रकार जो नॉर्थ ईस्ट का जो आसाम का क्षेत्र है, यहां पर इसको क्या कहा जाता है, एक प्रकार से चाय वर्षा कहा जाता है। तो ये आम, कॉफी, चाय के लिए ये वर्षा लाभदायक मानी जाती है, तो उनके हिसाब से उनका नामांकन किया गया है। अब जो ये स्थानीय स्तर पर जो वर्षा हुई, इसका संबंध मानसूनी वर्षा से नहीं, क्योंकि अभी ये समय 15 मार्च से 15 जून का है और मानसून का समय हम 15 जून से ही मान के चल रहे हैं। ठीक, हालांकि मानसून लक्षद्वीप, केरल, अंडमान निकोबार में 1 जून तक आ जाता है, लेकिन अगर हम संपूर्ण भारत के मोटे तौर पर बात करें तो लगभग संपूर्ण भारत में मानसून जो है 15 जून तक प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए हमने इसको 15 मार्च से 15 जून के बाद मानेंगे, न कि 1 जून से। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि जो ये स्थानीय स्तर पर वर्षा हुई, क्या ये मानसूनी वर्षा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों ये तापमान जब बढ़ रहा है, मानसूनी वर्षा, ये जो लोकल स्तर पर जो वर्षा हो रही है, ये मानसून आगमन का सूचक जरूर है कि अब दशाएं बन चुकी है, बन रही है, लो प्रेशर मजबूत हो रहा है, हाई प्रेशर मजबूत हो रहा है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अब मानसून के लिए दशाएं बनना प्रारंभ हो रही है और अब 15 जून के बाद मानसून मजबूती से आ जाएगा, उसका एक प्रकार से वो सूचक है। इसके अलावा अगर देखा जाए, इसी 15 मार्च से 15 जून के समय में हमने बात की तापमान के कॉन्सेप्ट की, जो लगातार बढ़ेगा, वायुदाब कम होगा। ITCZ जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, जहां पर कि 2 व्यापारिक पौने मिलती हैं, जैसे ये व्यापारिक पौने हैं, ट्रेड विंड्स का एरिया है, और दूसरी ओर ये ट्रेड विंड्स का एरिया है कि जो हमारी व्यापारिक पौने हैं, है ना, उत्तरी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी गोलार्ध में भी है, तो वो कर्क और मकर रेखा से विषुवत रेखा की ओर आ रही है। तो जहां पर व्यापारिक पौने मिलती हैं उस क्षेत्र को हम ITCZ कहते हैं। ठीक, लेकिन ये कंडीशन तब है जब सूर्य आपका इक्वेटर पे है, विषुवत रेखा पर है। लेकिन जब सूर्य का उत्तरायण हो रहा है तो ये लो प्रेशर भी, हाई प्रेशर की जो बेल्ट्स हैं, प्रेशर बेल्ट्स का एक चैप्टर है, आप उसको जरूर पढ़िए क्लाइमेटोलॉजी में। तो जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण होगा या दक्षिणायन होगा, वैसे वैसे ये जो पवन पेटियां हैं और पवन पेटियों के साथ जो वायुदाब पेटियां हैं, ये भी क्या होती है, उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। तो बस यही बात हम कर रहे हैं कि 15 मार्च से 15 जून का जो समय है,
जब सूर्य का उत्तरायण हुआ तो सूर्य के उत्तरायण के साथ जो है धीरे धीरे ये व्यापारिक पवनें भी उत्तर की ओर खिसक जाएंगी, है ना। वायुदाब पेटियों के साथ पवन पेटियां भी खिसकेगी, और जब पवन पेटियां खिसकेंगी तो जहां पर व्यापारिक पवनें मिलती है दैट इज कॉल्ड ITCZ। लेकिन जब ये पवन पेटियां खिसकेंगी, ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो व्यापारिक पवनें यहां पर ना मिलकर उत्तरी गोलार्ध में मिलेगी, तो ITCZ का जो खिसकाव है वो भी क्या होगा, उत्तर की ओर होगा, और लगभग ITCZ भारत के उत्तर के मैदान तक आ जाता है। और जब इसका खिसकाव यहां तक हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से मानसून द्रोणी के रूप में जानते हैं। इसको मानसून द्रोणी कहते हैं। ठीक। तीसरा, पश्चिमी जेट स्ट्रीम। इसका संबंध है पछवापन और ध्रुवीय पवन से। दोनों ही गोलार्ध में कॉन्सेप्ट चलेगा। तो ध्रुवीय पवन है ठंडी, पछवा पवन इनके हिसाब से गर्म है। दोनों जब ऊपरी वायुमंडल में कहीं पर मिलेंगी तो तापमान में अंतर होने के कारण, ठीक, जब ये टकराएंगी तो एक एनर्जी इससे जनरेट होगी, और उसी एनर्जी के हिसाब से फिर क्या बनती है, जेट स्ट्रीम की यहां पर उत्पत्ति हो जाती है। कम शब्दों में इसको हमने ऐसे तरीके से जेट स्ट्रीम को परिभाषित किया। अब देखिए, ये व्यापारिक पवनों का एरिया है, ये पछवा पवनों का एरिया है, ये ध्रुवीय पवनों का एरिया है। तो जब सूर्य का उत्तरायण हुआ तो व्यापारिक पवनों की पेटी थोड़ा सा इधर खिसकेगी, पछवा पवनों की पेटी इधर जाएगी, ध्रुवीय पवनों की पेटियां थोड़ा संकीर्ण हो जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि पछवा और ध्रुवीय पवनों के अभिसरण क्षेत्र में जहां पर ये जेट स्ट्रीम बन रही है, ये जेट स्ट्रीम भी अब क्या हो जाएगी, हिमालय से उत्तर की ओर खिसक जाएगी। हिमालय, ये जो हिमालय का एरिया है, यहां से काफी उत्तर की ओर निकल जाएगी, ठीक, जो कि शीतकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के इस एरिया में विद्यमान रहती है। और जब ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम पूरी तरह से हिमालय से उत्तर की ओर खिसक जाएंगी तो यहां पर तापमान और अधिक बढ़ेगा, और ज्यादा लो प्रेशर जो निम्न वायुदाब है वो और अच्छे से विकसित होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक। और इसके अपेक्षा यहां पर हाई प्रेशर तो बन ही रहा है धीरे धीरे। इसके अलावा एक अंतिम बात, इस शुष्क ग्रीष्म काल में मार्च से जून तक के समय में पूर्वी जेट स्ट्रीम की भी बात हो। ये मौसमी सीजनल जेट स्ट्रीम है, ये वर्ष भर नहीं रहती है। इसका जो उत्पत्ति प्रारंभ होती है वो ग्रीष्म काल के ही समय प्रारंभ होती है, और इसका संबंध जो है एक प्रकार से तिब्बत के पठारी क्षेत्र से। तो देखिए, सूर्य का उत्तरायण हुआ, तापमान बढ़ा, तिब्बत के पठार का भी तापमान बढ़ता है, काफी ऊंचा पठार है, ठीक, वनस्पति यहां पर इतनी है नहीं, तो इसलिए इस तिब्बत के पठार का टेम्परेचर बहुत बढ़ने लगता है, ठीक। और जब यहाँ का तापमान बढ़ेगा इस तिब्बत के पठार का, तो यहाँ की जो हवाएं हैं, सतह की जो हवाएं हैं वो गर्म होंगी, और गर्म होने के साथ इन हवाओं का क्या होगा, ऊपरी वायुमंडल में आरोहण होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका ऊपरी वायुमंडल में आरोहण होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जहां ऊपरी वायुमंडल में हवाएं एकत्रित होंगी वहां पर हाई प्रेशर बन जाएगा, जहां पे हवाओं का जमाव हो रहा है। और हिंद महासागरीय क्षेत्र में जो अरब सागर है, यहां पर तो हाई प्रेशर बन ही रहा है पहले से तापमान कम होने के कारण, ठीक। हाई प्रेशर में हवाएं नीचे की ओर बैठती हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या है, ऊपरी वायुमंडल में हवाओं का क्या हो रहा है, आकर्षण होता है, और फिर इसी को नाम दिया जाता है एक प्रकार से ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम, क्योंकि इसकी उत्पत्ति पूर्व से हो रही है, इसलिए नाम पड़ा इसका पूर्वी जेट स्ट्रीम। अब जब इस समय इस ग्रीष्म काल में इस पूर्वी जेट स्ट्रीम की अच्छे से उत्पत्ति हो जाती है, पूरी दशाएं विद्यमान हो जाती है, तो अब ये जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है इसका जो परिसंचरण है उस तरीके से चलता है, ठीक। और कहीं ना कहीं ये जेट स्ट्रीम, इस जेट स्ट्रीम के कारण क्या होता है, हिंद महासागर, खासकर जो अरब सागर है, मेडागास्कर के जो पास का क्षेत्र है, यहां पर ये हवाएं फिर नीचे बैठना प्रारंभ हो जाती है, और ये हाई प्रेशर जो कि बनी रहा था, इस कारण क्या होता है, ये और मजबूत बन जाता है। और जब ये और मजबूत हाई प्रेशर बनता है तो ये इस लो प्रेशर की ओर और अच्छे से क्या होगा, आकर्षित होगा, आकर्षित होने लगेगा, जो कि मानसून के लिए क्या है, एक शुभ संकेत है। तो ये हमेशा पूर्वी जेट स्ट्रीम की जो उपस्थिति है, ये भारतीय मानसून को हमेशा क्या करेगा, मजबूत करेगा, ठीक। तो ये चीजें, जो ये चार कॉन्सेप्ट है, एल नीनो को अगर छोड़ दें, इसको हम दूसरे पार्ट में लेंगे, तो ये चार बातें हैं, तापमान,
ITCZ का खिसकाव, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भारत से उत्तर की ओर शिफ्ट होना और पूर्वी जेट स्ट्रीम की अब उत्पत्ति हो जाना। तो इन 4 फैक्टर्स को हमने लिया है 15 मार्च से 15 जून के बीच। ठीक, संक्षेप में 15 मार्च या मार्च से जून तक सूर्य का उत्तरायण हुआ, तापमान बढ़ना प्रारंभ हुआ, लो प्रेशर बनेगा, तुलनात्मक रूप से देखा जाएगा तो हिंद महासागरीय क्षेत्र में तापमान घटने से हाई प्रेशर क्रिएट होगा। इसके अलावा क्योंकि सूर्य का उत्तरायण हुआ तो पवन पेटियां, वायुदाब पेटियां सब उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ होगी, ITCZ भी उत्तर की ओर खिसकेगा और ITCZ का जब उत्तर के भारत की ओर खिसकना प्रारंभ हो जाएगा तो लगभग वो उत्तर के मैदान में आ जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, मानसून द्रोणी कहते हैं। इससे भी लो प्रेशर और ज्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा सूर्य के उत्तरायण के साथ क्योंकि पछुआ और ध्रुवीय पवनें भी उत्तर की ओर शिफ्ट हो रही है तो इस कारण जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो कि शीत ऋतु में भारत के दक्षिण पश्चिम एरिया तक रहती है, यहां तक ये विस्थापित हो जाती है, अब ये पूरी तरह से क्या हो गया, उत्तर की ओर शिफ्ट हो चुका है, हिमालय से उत्तर की ओर। इसलिए ये लो प्रेशर और ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। और इसी मार्च से जून की ओर क्या होता है, सूर्य के उत्तरायण के साथ तिब्बत के पठार का तापमान बढ़ने से पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है और ये पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या करती है, हिंद महासागर के का जो क्षेत्र हाई प्रेशर है इसको और ज्यादा क्या करेगी, मजबूत करेगी। ठीक, कुल मिलाकर के इस 15 मार्च से 15 जून के बीच में जो कि ग्रीष्म काल का समय है, यहां पर ये लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर इन कारणों से क्या हो रहा है, मजबूत होता चला गया। और अब समय आएगा आपका 15 जून से 15 सितंबर तक का समय जो कि मानसूनी काल का वर्षा ऋतु का भारत में समय है। ठीक, अब देखिए कि जून से 15 सितंबर तक का समय जो कि भारत में मानसून का मुख्य समय है, इसी को हम आर्द्र ग्रीष्म काल या इसी को हम वर्षण ऋतु भी कहते हैं। तो अगर हम पूरे वर्ष का एक चक्रव्यूह देखें भारतीय जलवायु के संदर्भ में तो भारत में जो वर्षा है वो केवल इन्हीं 3-4 महीनों में होती है। ठीक, और लगभग हम ये मान के चलेंगे कि भारत की जो 80% वर्षा है साल भर की, वो 80% वर्षा जो है इसी सीजन में या इसी 3-4 माह में हो जाती है और बाकी 20% जो वर्षा है बाकी अन्य समय रहती है। तो मेन जो वर्षा का काल है आपका 15 जून से 15 सितंबर का हुआ, इसी को हम मानसून या साउथ वेस्ट मानसूनी काल कहते हैं। 15 जून से पहले 15 मार्च था जो अभी हमने पढ़ा, वहां तक कंडीशंस बन रही है इन चारों के संदर्भ में। लो प्रेशर मजबूत हो चुका है, हाई प्रेशर मजबूत हो चुका है, अब हाई से लो की ओर हवाएं आकर्षित होनी है जो कि तापीय सिद्धांत का भी एक कॉन्सेप्ट था। अब यहां पर क्या होगा कि जब सूर्य पूरी तरह से जून तक शिफ्ट हो चुका है कर्क रेखा पर, तो जाहिर सी बात है कि जो ये व्यापारिक पवने हम देख रहे हैं, ये जो व्यापारिक पवने है ना, उत्तर की व्यापारिक पवन, दक्षिण की व्यापारिक पवन, इनका उत्तरायण हुआ। यानी कि ये जो व्यापारिक पवने हैं थोड़ा सा ऊपर खिसक गई क्योंकि वायुदाब पेटियों को खिसकाव हो रहा है, तो पवन पेटियों का भी खिसकाव होगा। और जो ये वाली व्यापारिक पवने हैं ये अब उत्तरी गोलार्ध में, अभी तक ये विश्व रेखा के दक्षिण में है, दक्षिण गोलार्ध में है, लेकिन सूर्य के उत्तरायण के साथ जून तक क्या हो जाएगा, ये जो दक्षिण की व्यापारिक पवने हैं ये भी अब उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ये उत्तर की ओर शिफ्ट इस तरीके से नहीं होगी क्योंकि यहां पर कॉरियोलस बल आपने पढ़ा होगा जिसके लिए फेरल का नियम भी दिया गया है, फेरल्स लॉ। तो फेरल का नियम क्या कहता है, फेरल्स लॉ ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में कोई भी पवन हो या कोई भी जलधारा हो वो अपनी दिशा का हमेशा क्या होगा, दाहिनी ओर चलता है, अपने राइट चलेगा, दिशा का राइट होना। तो जैसे ये सूर्य के उत्तरायण के साथ जैसे ये व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी तो अब इनकी दिशा ऐसे नहीं रहेगी, इनकी दिशा क्या हो जाएंगी, इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि हम अगर यहां पर मान के चलें तो आप यहां पर देखिए
ये दक्षिण की व्यापारिक पवन है यहाँ पर इस तरीके से थी। जब सूर्य का पूरी तरह से उत्तरायण होगा तो ये इस तरीके से ना आकर के ये जो है इस तरीके से अपने दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगी, यानी दाहिनी ओर ये क्या करेंगी, मूव करेंगी। यहाँ पर हाई प्रेशर मजबूत हो ही चुका है, यहाँ पर लो प्रेशर मजबूत हो चुका है शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय। अब इन दक्षिण की व्यापारिक पवनों ने अपनी दिशा भी मोड़ दी फेराल्स के नियम के अनुसार, और ये हाई प्रेशर से क्या होती है, लो प्रेशर की ओर क्या होंगी, आकर्षित होंगी, और भारत में जो है अच्छे से ये क्या करेंगी, इन 3-4 माह के बीच में वर्षा करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक, अब क्योंकि इनकी दिशा ऐसी होगी तो इसलिए इनको क्या कहा गया, उस डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसलिए इनको क्या कहा गया, दक्षिण पश्चिम मानसून कहा गया। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग संपूर्ण भारत में क्या करती है, वर्षा ऋतु प्रारंभ कर देती है। ठीक, तो ये मुख्य सीजन हो जाता है आपका फिर क्या, 15 जून से 15 सितंबर का वर्षण काल का। ठीक, अंतिम बात इसमें यह है कि जब भारत में जून के बाद मानसूनी सीजन प्रारंभ होता है तो ये मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत में जब टकराती हैं तो इसकी 2 शाखाएं बनती हैं। एक अरब खाड़ी की शाखा, अरब खाड़ी से भी आर्द्रता भारतीय उपमहाद्वीप में जाएगी, और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, यहां पर भी हाई प्रेशर क्रिएट है, बना हुआ है, यहां से भी जो आर्द्रता है हवाओं के साथ, ठीक, जिससे वर्षण होना है, ये भारतीय उपमहाद्वीप की ओर प्रवेश करेगा। तो कुल मिलाकर साउथ वेस्ट मानसून जो भारत में आता है वो 2 शाखाओं से आएगा। वो जलवाष्प जो है 2 जगह से आएगा, अरब खाड़ी से भी और बंगाल की खाड़ी से भी। अब अरब खाड़ी की बात करें तो इसकी भी 3 उपशाखाएं हैं। ठीक, तो अरब खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं, जो साउथ वेस्ट मानसून है, ये जब सबसे पहले पश्चिमी घाट, क्योंकि यहाँ पश्चिमी घाट का पर्वत है, तो जब ये पश्चिमी घाट पर्वत से लंबवत टकराता है, ठीक, तो अवरोध मिला, गर्म हवाएं हैं, आर्द्र हवाएं हैं, पश्चिमी घाट का जब इनको अवरोध मिलेगा उसके सहारे ये ऊपर तेजी से क्या होंगी, इनका आरोहण होगा, और वो बहुत तेजी से क्या करेगी, यहाँ पर वर्षा प्रारंभ कर देगी। अरब खाड़ी की पहली शाखा जब पश्चिमी घाट से टकराती है, ठीक, लंबवत टकराती है, तो यहाँ पर क्या करती है, घनघोर वर्षा करती है। तो भारत का जो ये इलाका है ये बहुत ज्यादा वर्षण का एक प्रकार से क्या है, क्षेत्र है। वर्षा ज्यादा है तो वनस्पति ज्यादा होगी, वनस्पति ज्यादा होगी पशु भी ज्यादा होंगे, तो भारत की जो बायोडायवर्सिटी है इस क्षेत्र में भी क्या है, काफी उच्च किस्म की है। अरब खाड़ी की जो दूसरी उपशाखा है, ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी जो घाटियां हैं, यहां से वर्षा करते हुए भारत के मध्य भाग, या यूं कहें लगभग आपका छोटा नागपुर के पठार तक वर्षण करते करते आगे निकल जाती है। अरब खाड़ी की जो तीसरी उपशाखा है वो इस ओर से निकलती है, यहां पे आपका अरावली पर्वत है, और इस अरावली पर्वत, क्योंकि अरावली पर्वत की जो लोकेशन अगर हम देखें तो अरावली पर्वत की लोकेशन इस तरीके से है, ठीक, और मानसूनी हवाएं साउथ वेस्ट मानसून ऐसा आ रहा है, तो पर्वत हवाओं के पैरेलल है न कि लंबवत, इसलिए इन हवाओं का आरोहण नहीं होगा तो ये वर्षा नहीं करेंगी। तो बहुत नगण्य वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है, और इस एरिया राजस्थान का जो इलाका है, अरावली का जो क्षेत्र है, यहां से ये हवाएं वर्षा बहुत कम करती हैं, और जो पंजाब हरियाणा का मैदान है वहां तक की हवाएं क्या करती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। अरब खाड़ी की शाखा के हमने 3 उपशाखाएं यहां पे देखी। पहली लंबवत टकराई, पश्चिमी घाट से घनघोर वर्षा करी। दूसरी नर्मदा और तापी नदी घाटियों से होते हुए मध्य भाग में वर्षा करती है। और तीसरे अरावली पर्वत के जो है पैरेलल निकलते हुए, समानांतर निकलते हुए, कम वर्षा करते हुए जो पंजाब हरियाणा का जो मैदान है, उत्तर का जो मैदान है, यहां पे क्या करती है, प्रवेश कर देती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की बात करें, यहां 2 शाखाएं हैं, क्योंकि यहां पे भी हाई प्रेशर क्रिएट है, यहां पर भी आपका लो प्रेशर बन रहा है। तो इस हाई प्रेशर से नॉर्थ ईस्ट की, जो उत्तर पूर्व का जो हिमालय राज्य है, यहां पर ये मानसूनी हवाएं ठीक इसी प्रकार से लंबवत टकराती है और बहुत घनघोर यहां पर वर्षा करती है। आपने सुना भी होगा चेरापूंजी, मानसिंड्रा, मेघालय का जो इलाका है वो यही इलाका है, ठीक। यहां पर बहुत ज्यादा वर्षा ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। इसके बाद क्योंकि हिमालय का एक सिंटैक्सल बैंड शुरू हो जाता है, ठीक, एक मोड़ यहां पे पड़ जाता है, तो इस मोड़ के सारे ये जो हवाएं फिर जो है इस तराई क्षेत्र से होते हुए यहीं पर जो पंजाब हरियाणा का जो मैदान, उत्तर का मैदान है,
यहाँ की ओर वर्षा करते करते इस ओर निकल जाती है। और बंगाल की खाड़ी की जो दूसरी उपशाखा है, ठीक, ये क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी और इस भारतीय क्षेत्र में यहाँ पर क्या करेंगी, ये प्रवेश करेंगी। उत्तर के भारत में ये वर्षा करना प्रारंभ कर देती है। ठीक, तो जून से सितंबर का समय जो कि भारत में वर्षा ऋतु का समय है, मानसून काल है। अरब खाड़ी से भी और बंगाली खाड़ी से भी यहाँ पर क्या हो रही है, वर्षा होती है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रायद्वीपीय भारत में जो वर्षा मुख्यतः होती है अरब खाड़ी की शाखा से होती है, और उत्तर के मैदान में जो वर्षा होती है उसका संबंध मुख्यतः किससे है, बंगाल की खाड़ी से है। ठीक, एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि हालांकि 15 जून से 15 सितंबर भारत में मानसून ऋतु का समय है, ये वर्षण काल है, संपूर्ण भारत में यहां पर वर्षा होती है। लेकिन फिर भी इस समय दो ऐसे लोकेशंस हैं, दो ऐसे स्थान है जहां भारत में वर्षा नहीं होती है। पहला स्थान हो गया आपका अरावली पर्वतीय क्षेत्र। यहां पर वर्षा क्यों नहीं होती है, क्योंकि अरावली पर्वत क्या है, इन साउथ वेस्ट मानसूनी पवनों के समांतर है। अगर ये लंबवत होता हिमालय की तरह तो वर्षा होती, लेकिन ये समांतर है इसलिए यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। और दूसरा जो कोरमंडल का जो तट है, यहाँ पर वर्षा इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जो ये मानसूनी हवाएं हैं उनकी दिशा क्या है, स्थल से सागर की ओर है। ठीक, सागर से स्थल की ओर नहीं है, इसलिए ये कोरमंडल का जो तट है ये एक प्रकार से ग्रीष्म काल में शुष्क बना है, यहाँ पे वर्षा यहाँ पे नहीं है। ठीक, बाकी लगभग संपूर्ण भारत में क्या है, वर्षा ऋतु का समय होता है। ठीक, तो दोस्तों आज हमने भारतीय जलवायु के संदर्भ में दो मुख्य काल लिए। पहला 15 मार्च से 15 जून तक का जो शुष्क ग्रीष्म काल है, वहां पर क्या क्या दशाएं पैदा हो रही है, इसको जरूर रिवाइज जरूर कीजिएगा। और फिर 15 जून के बाद क्योंकि दशाएं बन चुकी है 15 जून तक की, हाई प्रेशर लो प्रेशर सब कारण से मजबूत हो चुका है। वर्षा ऋतु अब प्रारंभ जब होगी तो फिर जून से सितंबर का समय भारत में क्या है, वर्षण ऋतु का समय। ठीक, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं दोबारा लूंगा, उसमें एल नीनो को भी मैं उसमें समझाने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो लेक्चर को अधिक से शेयर करेंगे, ठीक, और जरूर इसको सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, धन्यवाद।